पाकिस्तान नेवी अपने मद्दे मुकाबिल भारतीय नेवी के मुकाबले में एक छोटी मगर एक प्रोफेशनल और बासलाहियत फोर्स है। जंग और अमन दोनों हालात में पाकिस्तान नेवी ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपने प्रोफेशनलिज्म का लोहा मनवाया। जब भी पाकिस्तान की जानिब किसी ने गलत नज़र डाली तो पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स मादरे वतन के दिफा के लिए शेरों की तरह डटे नजर आए। द्वारका से लेके गाजी तक इन शेर दिल जवानों ने हमेशा दुश्मन के दिलों में थरथराहट और खौफ पैदा किए रखा। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन खित्ते में किसी की चौधराहट मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी बहरिया आलमी और खित्ते के हालात पे नजर रखे हुए हैं। महदूद बजट के बावजूद पाकिस्तान नेवी इन तमाम चैलेंजेस से कामयाबी से नबर्द आजमा है। खित्ते में पाकिस्तान को सिर्फ भारत से खतरा है, जिसकी वजह भारतीय सरकार की रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के खिलाफ शिद्दत पसंदाना पॉलिसीज हैं। भारतीय नेवी की तादाद के मुकाबले में पाकिस्तान नेवी एक छोटी फोर्स है, लेकिन क्वालिटी और ट्रेनिंग में पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय नेवी पे अपनी सबकत मनवाई है। पाकिस्तान बहरी हिकमत अमली का अव्वलीन मकसद समुद्री रास्तों का खुले रखना, तजारत का तहफ़्फ़ुज़, अपने साहिलों का दिफा और भारतीय बहरिया के लिए अहम मकामात तक रसाई रोकना और मुश्किल बनाना है। इन मकामात में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और बहीरा अरब के इलाके शामिल हैं। अपने से कई गुना बड़ी भारतीय नेवी को लताड़ने के लिए पाकिस्तान नेवी ने एसिमेट्रिक हिकमत अमली बना रखी है। पाकिस्तान नेवी की हिकमत अमली का एक और हिस्सा डेटरेंस है, जिसके लिए पाकिस्तान नेवी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल और दुश्मन को डिटेक्ट और तबाह करने की सलाहियत मौजूद है, जिसका एक मुजाहिरा भारतीय नेवी की सबमरीन्स की जानिब से पिछले चंद सालों में दरअंदाजी की मुतअद्दिद नाकाम कोशिशें हैं। पाकिस्तान नेवी इस वक्त खित्ते में एक अहम रोल अदा कर रही है, जिसका अंदाज़ा कज़ाकी के खिलाफ टास्क फोर्स में पाकिस्तान नेवी की खिदमात और दहशतगर्दी की जंग में शानदार कामयाबियाँ हैं। इन खिदमात के अलावा पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की ब्लू वाटर इकॉनमी, जिसका पोटेंशियल 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है, के मुतालिक शऊर इजागर करने में भी कलीदी किरदार अदा कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब, पाकिस्तान नेवी से सीनियर ऑफिसर रिटायर हुए। आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं उसी सीरीज़ का जो नेवल स्ट्रेटजीज़ पे हम कर रहे हैं। पहला हमने प्रोग्राम किया चाइनीज़ नेवल स्ट्रेटजी इन इंडियन ओशन रीजन, उसके बाद पिछले हफ्ते हमने किया प्रोग्राम इंडियन नेवल स्ट्रेटजी, और आज हम पाकिस्तान की जो नेवल स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात मुझे एडमिट करने दें कि क्योंकि मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, इस वजह से कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि नेवी किस कदर अहम है और क्या रोल प्ले कर रही है। ये अभी जब मैंने एमफिल के अंदर एडमिशन लिया और उससे पहले कैप्टन अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब से बातचीत शुरू हुई तो समझ आनी शुरू हुई कि किसी भी मुल्क के लिए नेवी किस कदर अहम है। और मुझे ये आज एडमिट करने दें कि जैसे जैसे मैं अपनी नेवी को देखता गया, उसके बारे में पढ़ता गया, तो मुझे एक माफूकुल फितरत जो हीरोज़ हैं वो नज़र आने शुरू हुए। मसलन जब पाकिस्तान बना उस वक्त हमारे पास कुछ भी नेवल एसेट्स नहीं थे। 65 तक कोई इतनी तवज्जो नहीं थी, लेकिन 65 की वॉर में जिस तरह पाकिस्तान नेवी ने महदूद वसाइल के साथ इनिशिएटिव लेते हुए द्वारका पे हमला किया, उसकी आपको पूरी नेवल हिस्ट्री में ऐसी तारीख नहीं मिलेगी। और उसके बाद 1971 के अंदर जिन महदूद वसाइल के साथ हमारे जो सेलर्स और हम ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने इंडियन एग्रेशन का मुकाबला किया, और ख़ास तौर पे यहाँ पे PNS गाजी का जिक्र ज़रूरी समझूंगा। आपको ऐसी तारीख में कभी भी नहीं मिलेगा कि किस तरह बेलॉस होकर हमारे बेटों ने अपनी जानों का नजराना दिया। और जब मैं आज देखता हूं तो आज की पाकिस्तान नेवी को देख के भी जो है फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है कि चाहे ये वॉर ऑन टेरर हो, चाहे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हो, या चाहे भारत जैसी बड़ी नेवी के सामने पाकिस्तान नेवी का स्टैंड हो। और जिस तरीके से बार बार जब भी उन्होंने आने की कोशिश की, डिटेक्ट होकर उनको दुम दबा के भागना पड़ा, तो आपको मानना पड़ेगा कि खित्ते के अंदर जहां पाकिस्तान नेवी एक छोटी नेवी है, वहां पाकिस्तान नेवी जैसी कोई प्रोफेशनल फोर्स भी साउथ एशिया के अंदर मौजूद है।
तो सर इस छोटा सा जो मैं मेरा दिल से ये आवाज आ रही थी कि ये क्रेडिट हमारी नेवी को जाता है, जो मुझे बोलना चाहिए। मेरी तरह हजारों लाखों ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि किस कदर अहम रोल अदा कर रही है। बल्कि मेरे तो वाइस चांसलर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ सर, वो भी नेवी से रिटायर्ड है। और ब्यूटी उनकी ये कि हर तीसरे चौथे महीने जो है ना, हमारे जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और अवेयरनेस के लिए कोई ना कोई सेमिनार हो रहा होता है, जिससे बेसिक फायदा हम जैसे स्टूडेंट्स का ये हो रहा होता है कि हमें पता चलता है। सब मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो रोते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है। जब पता चला कि सिर्फ $100 बिलियन के सिर्फ ब्लू वाटर जो हमारी है इकोनॉमी का पोटेंशियल है, तो मैं तो परेशान हो गया कि हमने कभी सोचा ही नहीं सर। 100 बिलियन सर पर ईयर पाकिस्तान क्या है। और फिर क्रेडिट जाएगा कि पाकिस्तान नेवी के सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स जिस तरीके से अवेयरनेस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं सर, सलाम है उनके लिए। सर आपने 65 के अंदर पाकिस्तान नेवी सर ज्वाइन की। सर छोटी सी तारीख हमें पाकिस्तान नेवी की अगर आप बताएं तो आगे हम ताकि चल सकें, प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रही है उस पर बात कर सकें। बहुत शुक्रिया बिलाल। बिल्कुल सही आपने इंट्रोडक्शन दिया कि 1965 में मैंने नेवी ज्वाइन की थी, और आप ये देखिए 1947 से 65 तक तकरीबन 18 साल का एक छोटा सा अरसा है। और इसमें जो एसेट्स तकसीम के बाद आने थे पूरे उस तरीके से नहीं आए। खास तौर पर इंडिया ने अपना वही कलीदी किरदार अदा किया कि सामान नहीं दिया, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो आर्मी हो। जब भी तकसीम हुए उसमें तकसीम में उन्होंने अपनी डंडी मारी, लेकिन फिर भी हमारे पास क्योंकि गोरों के साथ आपका लिंक रहा था, इसलिए बहुत सारे एसेट जो हमें नहीं मिले उसका उन्होंने रिप्लेसमेंट रॉयल नेवी से ट्रांसफर करके दिए। तो हमारे पास उस वक्त तकरीबन 5 डिस्ट्रॉयर थे, 2 फ्रिगेट थे और एक क्रूजर था। उसके साथ फिर छोटे मोटे आपके ऑक्सिलरी शिप्स थे। और सबमरीन भी हमारे पास 1964 में पहली दफ़ा अमेरिका ने ट्रांसफर की, वरना 1964 तक नहीं थी हमारे पास। तो ये छोटी सी फोर्स थी। और इस दौरान अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ऑलरेडी इंडिया 1948 में के साथ जंग हो चुकी है कश्मीर में। फिर 1965 में शुरू के अवाइल में रन ऑफ कच्छ का मार्का हो चुका था। तो अब जब 65 सितंबर का वक्त आया तो उसमें भी आप देखें कि जो हमारे पास एसेट्स थे उनको बरूए का लाते हुए जो नेवी कर सकती थी। नेवी का रोल क्या है? हमारी कोस्ट लाइन को डिफेंड करना और आपकी जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस है उनको मेंटेन रखना, और ख़ास करके 1965 में ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो समुद्री ट्रेड था उसकी हिफाजत करना था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए नेवी के ईस्ट पाकिस्तान से जो मौजूद था उसमें कुछ गनबोटें थी जो पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी वहाँ पर रिवराइन ऑपरेशंस में। और एक आध बड़ा डिस्ट्रॉयर जो उसकी जो सर्कुलेशन में वो जाता था, 3 महीने 4 महीने 6 महीने हमारे थे, फिर दूसरा जहाज चला जाता। तो इस तरीके से एसेट्स को डिवाइड करके आपने अपने मैरीटाइम सेक्टर को सिक्योर करने की कोशिश की। 1965 में जब जंग शुरू हो गई तो उस वक्त अगेन जो आपका जिसने जिक्र किया द्वारका का, ये यहाँ पर एक रेडार स्टेशन था जिसके वजह जहाँ से ये डायरेक्ट करते थे अटैक्स, एयर अटैक्स राजगढ़। तो उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए ये टास्किंग की गई। और फिर आप जहाज गए और 8 सितंबर की रात को ये बम्बार्डमेंट हुई। और ये एक अगेन नेवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जहाँ शोर बम्बार्डमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली दफा एक शोर बम्बार्डमेंट के लिए आपने नेवल शिप्स को इस्तेमाल किया। तो आस्ते आस्ते ये चीज़ों को जो जो आपके पास वसाइल आते गए, पाकिस्तान नेवी के जो लीडरशिप थी, जो डिसीजन मेकर्स थे, उनके पास मतलब जुडिशियस यूज था जो भी रिसोर्सेज दी जाते थे। जो कि अगर आपके पास पैसे बहुत हों तो आप
बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन जब पैसे बहुत लिमिटेड हो तो और आपके पास फिर चॉइस जो है वो करनी पड़ती है कि क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी। उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि अब तक जितनी भी नेवल लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग रही है ओवर द ईयर्स, 71 के वॉर के बाद भी जब भी आते रहे तो वो हमेशा उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किया कि जी हमारी जो मैरीटाइम फ्रंटियर्स हैं उनको कैसे डिफेंड किया जाए, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके हिसाब से वो चीज़ें खरीदते रहे। और जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, वेरियस स्ट्रैटेजीज नेवी की है, जिसमें सी डिनाइल है, सी कंट्रोल है, सी अब एक सी सिक्योर का भी एलिमेंट आ गया। तो आपके पास वो वसाइल थे जिनके जरिए आपने एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में उस समंदरी हदूद का आपने दुश्मन को उसको नहीं आने दिया उस एरिया में जब आपका इंटरेस्ट था। उसके गुजरने की वो इंटरेस्ट गुजरने के बाद फिर आपने उसको छोड़ दिया। उसको सी डिनाइल कहते हैं कि उस एरिया को जो आपका उस वक्त उस टाइम पर यू आर इन नीड ऑफ दैट एरिया, आपने उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, आपका जो पैसेज हो गया उसके बाद आपने छोड़ दी। तो हमारी पाकिस्तान नेवी की जो जो मेन स्टे रही है वो सी कंट्रोल नहीं था, सी डिनाइल था, जिसके तहत आप अपने इंटरेस्ट को दुश्मन के शिप से क्लियर रखा जब आपकी जरूरत पड़ी। अच्छा सर, इस वक्त हमने पिछले जिस तरह प्रोग्राम के अंदर आपने बताया कि इंडियन नेवी जिस तरीके से एक्सपैंड कर रही है और नेकलेस ऑफ डायमंड की स्ट्रेटजी पे अमल पैरा है, पाकिस्तान नेवी को हमने देखा कि ये महदूद वसाइल के बावजूद जिस तरीके से अभी रिसेंटली 2019 के अंदर पाकिस्तान नेवी इंडिया को जरूरत नहीं हुई इंडियन नेवी को कि वो ट्रेस पास भी करे, जब करने की कोशिश की सख्त टेंशन थी, पकड़ी गई, उसके बाद उनकी सबमरीन को आने की जरूरत नहीं हुई। इसी तरीके से हमने देखा कि जो एक इंडिया हम देखें तो एक लिहाज से हम अनवेलप हुए हुए हैं कि एक साइड पे तो इंडिया है ही है हमारे मशरिक में, तो ओमान के अंदर भी इन्होंने जो है लिसनिंग पोस्ट बनाई हुई है, उसके अलावा मडागास्कर वगैरह जो है वहां पे भी इंडियन जो है बेसिस मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया की जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि वो फप्ती कसते हैं कि जी पाकिस्तानी जो एसेट्स थे वो डिस्पर्स हो गए, तो ऑब्वियसली जब जंग होगी तो आप एक जगह पर टारगेट तो नहीं देंगे, आप डिस्पर्स ही करेंगे। सर, मौजूदा आप हिकमत अमली जो है पाकिस्तान नेवी की, खास तौर पे अपने इम्पोर्टेंट जो इंटरेस्ट्स हैं उन्हें बचाने के लिए नंबर वन, और विजा विज जो इंडियन नेवी की इस वक्त स्ट्रैटेजी चल रही है उसे काउंटर करने के लिए आप किस तरह देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है जिसकी वजाहत कर दूँ। जो इंडियन नेवी का साइज या इंडियन नेवी की जो हिकमत अमली है, उसके लिए ज़रूरी कि आप ये भी ख्याल रखें कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, इट्स अ वेरी वेरी बिग कंट्री। अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल तक राइट अप टू मलाका स्ट्रेट इनका इंटर है। तो इनका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी बड़ी है, और उसके हिसाब से इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एसेट्स बढ़ाए हैं। और अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर, दो कैरियर्स और क्रूजर्स एंड सबमरीन्स लेने, तो वो उसको कतई नज़र उससे लेकिन हमारे एरिया में नॉर्थ अरेबियन सी जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें हमको ये देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें। तो और उसकी दो चीज़ें हैं। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर देखें तो कोई मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं उन्होंने 12-14 एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर लिखे हैं, जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, आपकी इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल बेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, लीडरशिप, ये कोई 14-15 चीज़ें हैं जो कि दे फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। और उसमें एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में मिलिट्री पावर भी आता है। जब मैं मिलिट्री पावर कहता हूँ तो मिलिट्री मीन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री पावर। तो जब आप एलिमेंट्स ऑफ मैरीटाइम पावर लीजिए और वो उनमें उनका आप जायजा लिए तो उसमें भी उन 14 में से एटलीस्ट 6-7 एलिमेंट इसमें भी आ जाते हैं, जिसमें आपको ज्योग्राफी भी है, लोकेशन जिसके जरिए आपका ये बनता है, फिर आपकी एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी, फिर पॉपुलेशन भी आती है कि आपकी पॉपुलेशन सी फेरर है कि नहीं है,
कितना समंदर से कितना लगाव है। आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के पॉपुलेशन है, उनको तो बहुत सारे लोगों को ने कभी समंदर देखा ही नहीं है। तो जब समंदर का जो वजूद और उसकी समझ आएगी तब जाके आप उस पर कुछ करेंगे। तो इसी तरीके से तो ये इसमें मैरीटाइम पावर के अंदर एक नेवल पावर भी आता है। तो अब आप यूँ जो नेवी का फिर आप देखिए इतनी इम्पोर्टेंस है कि एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में अंडर मिलिट्री पावर आपकी नेवी का तयन होता है, और आपके कितने मैरीटाइम एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए कितनी बड़ी नेवी चाहिए, उसमें भी नेवी का तयन होता है। सो नेवी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी, जहां भी जिन मुल्कों के साथ समंदर है उनके साथ बहुत जरूरी है कि वो अपनी इस कैपेबिलिटी को मजबूत बनाए, जिसके जरिए उनकी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन और उनकी जो मैरीटाइम एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। पाकिस्तान नेवी की, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि जो लीडरशिप रही है, प्रेजेंट लीडरशिप भी और उससे पहले वाले जो आते रहे, एक बहुत ही खुशाइन बात यह रही है कि इन्होंने बड़ा सोच समझ के एसेट्स बनाए हैं और अपने मिशन को मद्देनजर रखते हुए उन वेपन सिस्टम को सेलेक्ट किया है जिसके जरिए आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दे सके। अभी जब आपने एक और की बात कही थी कि पीस टाइम में इंट्रूजन बहुत करती है दुश्मन की सबमरीन भी, और उनके हम मैं जब सर्विस में था, हम अगर जब समंदर में जा रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो इंडियन कोस्ट के पास से जब गुजरेंगे तो उनके जहाज आके आपको फॉलो करते थे और आपको ट्रैक करते थे, आप उनको ट्रैक करते हैं। ये एक कांस्टेंट एक्टिविटी है जो एक दूसरे को आप एसेट्स को ट्रैक करते रहते हैं। और जब भी इस किस्म की चीज होती है, आपकी अपनी जो एसेट्स जो है उनको सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप उनकी डिटेक्शन हो जाती है। तो बहुत क्लोज क्वार्टर सिचुएशन हुई, जैसे आपने कहा कि वो एक जहाज ने इंडिया के इंडियन शिप जो बीच में आ रहा था उसको उन्होंने सही मानों में सबक सिखाया, और उसके बाद सबमरीन्स की जो आई थी उनको भी हम पकड़ते रहे। तो ये साथ साथ ये जरूरी आगे, ये नहीं है कि हमारी सबमरीन नहीं जाती रही है, हमारी सबमरीन भी ये पीस टाइम मिशन में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए दुश्मन के पानियों में जाकर रही हैं, उनको डिटेक्शन ही भी है। तो ये एक प्रोफेशनलिज्म की बात आती है कि जब आपके पास वसाइल कम हो और आपके पास मुकाबला सख्त हो तो हर चीज को आपको अपने ऑप्टिमम लेवल पर ले जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म भी आपकी टॉप पे होती है, और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है ऑफ एसेट वो भी बड़ी सोच समझ के करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वी हैव एट द मोमेंट जो हिकमत अमली है हमारे मैरीटाइम सेक्टर की, वो बहुत ही महफूज है, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इस वक्त भी अगर आपके मैरीटाइम एसेट्स को किसी किस्म का कोई थ्रेट होता है तो आपकी नेवी जो है वो इस मौजूद इसको खातिर खा जवाब देने के लिए तैयार है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल एबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द एसेट्स दैट दे हैव, उनको सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है। सर, इंडो पैसिफिक में जो पिछली दफा भी बात हो रही थी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, क्वाड्स का हिस्सा है इंडिया, उसकी वजह से कुछ इंडिया को लेवरेजेस भी मिल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है इंडिया की जो अब टैक्टिक्स है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं पहले दिन से हमारे लिए मसले ही पैदा कर रहा है और पाकिस्तान को अभी तक इंडियंस जो हैं वो कबूल नहीं कर पाए, तो हमारे खित्ते के करीब भी उनका आना जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। जो टास्क फोर्स बनी थी इंटरनेशनल एंटी पायरेसी के लिए बाबल मंदब और रेड सी के इलाके में और पर्शियन गल्फ के इलाके में, वो हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, एडमिरल्स हैं, वो अपनी बारी बारी वो उन टास्क फोर्स, इंटरनेशनल टास्क फोर्स की कमांड भी करते रहे और आप अपने शिप्स भी इसमें हिस्सा लेते रहे। बहरीन में उनका बेस रहा है। तो उस सब जाहिर बात है पाकिस्तान की एक अहमियत थी, जब अफगानिस्तान में अमेरिका को आपकी ज़रूरत थी तो उन्होंने आपकी बात को रद्द नहीं किया और वो इंडिया को आपने नहीं आने दिया। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं और पिछले 1.5 साल में तो बिल्कुल ही आपको उन्होंने सो फार एज इंडिया इज कंसर्न, आप यू डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर।
क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अमेरिका के साथ हुई है, उसके साथ वो ही आजकल बड़ी पहली पहली चल रहे हैं और उनकी हर चीज मानी जा रही है, चाहे वो साउथ चाइना सी में क्वाड का सिलसिला हो या यहाँ पर हो। सर, हमारा नेवल जो स्ट्रेटजी है उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है डेटरेंस भी है। और डेटरेंस बाय डिनाइल जो है उस पे अभी बात भी हुई कि डिटेक्ट भी हो गए, उसके बाद जो है भागने पे भी मजबूर कर दिया गया। तो सर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे वो जिस वो कार्ल मार्क्स ने कहा कि क्वांटिटी एज द क्वालिटी ऑफ इटसेल्फ, तो वहां पे तो हमें क्वांटिटी नजर आ रही है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी नजर आ रही है, तो यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर ही शुरू से फोकस रहा है। तो किस हद तक ये क्वालिटी जो है वो क्वांटिटेटिव जो क्वालिटी है उसको बैलेंस करने में कामयाब रही है? वेरी 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 प्रूडेंट क्वेश्चन, वेरी डेलिकेट क्वेश्चन जिसे कहा जाए कि यू कैन ऑफसेट जो आप जो डिफरेंस है इन न्यूमेरिकल डिफरेंस, उसको किसी हद तक ऑफसेट किया जा सकता है थ्रू योर, जैसे कि एयरफोर्स में कहते हैं कि इतने इतने नंबर ऑफ सॉर्टीज आप जनरेट करते हैं, देन यू गो इनटू सर्च मोड जहाँ पर आप जरूरत से ज्यादा सॉर्टीज करते हैं, बट देन वो सर्च पीरियड जो है वो बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर आपको एक गैप आ जाता है बिकॉज यू कैन नॉट मेंटेन दैट सर्च फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वही वाली बात है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो एसेट्स है, बहुत सरफेस, सब सरफेस एंड एयर एसेट्स है जो नेवी के, दे आर मच लेसर इन नंबर देन इंडिया। लेकिन एज आई सेड के उनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, उनकी जो एबिलिटी टू डिफेंड आवर इंटरेस्ट, वो बड़ी कटिंग एज, बड़ी क्लियर कट है। और वो हम समझते हैं कि the moment the war starts, we should be able to go and launch that, उसको immediately आप कैपिटलाइज कर ले इनिशियली स्टेज में, बिकॉज और अ प्रोलॉन्ग पीरियड आप उस सर्च को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इट हैज टू बी अ वेरी डिसाइसिव एक्शन अर्लियर, ताकि आपकी जो एसेट्स हैं उनका सही मानों में एक वो जो आपका मैरीटाइम डिफेंस है उसको वो सही मानों में इंश्योर कर सके। तो सर, पिछले कुछ चीफ्स जो हैं, जिस तरह न्याजी साहब अभी गए, तो बड़ा इम्प्रेसिवली जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी की हो रही है, चाइना से भी शिप्स और जो है छोटे जहाज लिए जा रहे हैं। टर्की काफी जो है हमारे साथ मिलके जो है जहाज बना रहा है हमारे लिए, बल्कि अब तो वो कराची के अंदर भी बन रहे हैं। तो एक बड़ा जबरदस्त जो है साइन है। इंडियन जो डिजाइन है, एक पॉलिटिक्स है, उसमें हमने देखा कि जिस तरीके से श्रीलंका को मैदान जंग 30 साल तक बनाई रखा, एलटीटी बनाने वाला इंडिया ही था, ये तो आप खुद इंडियंस भी मानते हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर क्लैशेस हमने देखे, और उसके बाद एनआरसी के बाद देखा कि जी बंगालियों को निकाल देंगे, और हद इतने पहुंच गई कि अपने खुद एक सूबेदार मेजर को, जिसे कहते हैं कारगिल गिरोह था, उसे बंगाली डिक्लेयर करके कैद कर दिया। नेपाल की जो है इन्होंने जो है वो नाकाबंदी 2015 में की रखी, भूटान इनके हाथ से निकल के अब बीआरआई के अंदर आ रहा है। तो खिते के जो आसपास म्यांमार के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, उस पर इल्जाम लगाई रखते हैं। और म्यांमार में तो अब बल्कि चाइना जो है उसको बेस भी मिल रही है बे ऑफ बंगाल के अंदर। और क्या इस वक्त क्या ये एक प्रूडेंट स्ट्रेटजी नहीं होगी कि हम इंडियन जो हेजोमैनिक डिजाइन्स हैं, डिजाइन कहूंगा क्योंकि हम तो हेजमोन नहीं मानते इंडिया को, लेकिन जो हेजोमेनिक डिजाइन्स हैं इनको रोकने के लिए कितनी कोऑर्डिनेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो इलाके की श्रीलंकन नेवी हो गई। और क्योंकि एक इतने बड़े अफरियत के साथ जिसका काम ही वो हेजमनी चाहता है, अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है अपने नेबर्स को, हम इसी तरह रोक सकते हैं कि अगर आसपास की नेवीज जो हैं उनको हम करीब करें और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो क्या उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं सर? देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है। 1965 में जब मैंने नेवी ज्वाइन की थी, उस वक्त पहली दफा सऊदी अरेबिया के कैडेट्स हमारे साथ आए थे। पहली क्लास जो थी सीरियल, जिसको सीरियल अल्फा 1 कहते थे, पहली क्लास। उसके बाद मुसलसल उनके कैडेट्स यहाँ आगे ट्रेन होते रहे। ओमान के लोग आते रहे, यूएई से आते रहे। तो इवन ईरानियन, जब मैं पाकिस्तान नेवी स्टाफ कॉलेज में फैकल्टी में था, तो जो वॉर कोर्स आपके स्टाफ कोर्स में ईरानियन ऑफिसर्स को जगह मिलती थी।
श्रीलंका के ऑफिसर। तो रीजनल जो भी नेवीज थी आपके फ्रेंडली कंट्रीज, उनके साथ हमारा बड़ा एक परमानेंट अरेंजमेंट है, एक उनके साथ डीलिंग है और एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत हम उनको अपने साथ रखते हैं, एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट की दे आर नॉट हॉस्टाइल टू अस। अगर वो हमारा साथ फ्रेंडली नहीं है तो मतलब हॉस्टाइल नहीं होंगे। और 71 में हमने देखा कि अगेन सऊदी अरेबिया ने वॉर के में हमें उन्होंने टॉर्पीडो बोट्स अपनी उन्होंने यहाँ भेजी थी। जो एक टॉर्पीडो बोट का मैं 2IC था, उसका नाम चेंज करके PNS रख दिया गया था और वो वॉर टाइम तक इस्तेमाल करने के बाद फिर जाके वापस कर दी। तो आपका कहने का जो है उसका डबल जवाब ये, यस वी आर वर्किंग ऑन इट। शुरू से रहा है कि जो लिटिल स्टेट्स हैं जिनके साथ आप ऐसा ताउन रखें और उनके साथ आप उनको अपने साथ रखें। श्रीलंका के साथ ही ये था, इवन मालदीव नेवल शिप्स जाते रहे हमारे, मैं जहाज लेके गया हूँ मालदीव और श्रीलंका और इवन एज फार एज मडागास्कर। इन एरियाज को बड़े एक सोचे समझे प्लान के तहत नेवी जो है वो इंगेज रखती है, सो दैट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक और चीज बहुत बता दूं ना, इंडोनेशिया जो इतनी दूर है, 1965 में इंडोनेशियन सबमरीन आपके पास आ गई, ये उन्होंने भेजी थी। तो ये भी बहुत बड़ी एक थी कि एट दैट टाइम भी और अब भी ऐसे ताल्लुकात मेंटेन किए जाते हैं, ये करने चाहिए जिसको आप समझते हैं कि आप के लिए सूदमंद साबित होंगे, तो वो चल रहे हैं। लेकिन आप आजकल कमर्शियलाइजेशन इतनी बढ़ गई है, कमर्शियल इंटरेस्ट इतने बढ़ गए कि दे ओवर पावर एवरीथिंग एल्स। आप देखें जो इस वक्त मिडिल ईस्ट का जो खित्ता है, इसमें मैं एक बहुत अच्छा गुजार के आया हूँ, 2 साल में कतर में रहा हूँ, UAE में इधर भी रहा। तो अब उनके इंडियन प्रेजेंस जो है इन देयर सेक्टर बहुत ज्यादा है। तो वो अगेन एक कांस्टेंट टसल है, बैटल है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप पॉलिसीज के तहत आप उन ममालिक के साथ मेंटेन रखते हैं। 2 मुल्क ममालिक हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, एक टर्की है और एक चाइना है। चाइना ने अब आपको वॉरशिप्स बना के दिए और उनके साथ आपका ताउन चल रहा है, वो यहाँ भी आ रहे हैं, तो उसी टर्की के साथ भी चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि नेवी की सब आज ही मेरी बात हो रही थी कि कुछ लोगों से कि हमारे ज़माने की नेवी और आजकल के जो बच्चे जो कमांड कर रहे हैं जिन जहाज़ों को, उनको देखकर आई फील एनवी कि हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी जो इनके पास है। माशाल्लाह से दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनली ओरिएंटेड यंगस्टर्स जो बिल्कुल जानते हैं कि किस तरीके से मैरीटाइम डिफेंस की जिम्मेदारी अदा करनी है। एंड इट इज ऑल वेरी गुड, इट लुक्स वेरी वेरी सेफ एंड साउंड। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान का फ़ख्र है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो तादाद में पहले दिन से ही कम रही है, लेकिन रिजल्ट्स के अंदर ये सबसे ऊपर रही है। Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos